अगर हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स के कंडक्शन की, तो सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है? सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है? पोलराइज्ड स्टेट आती है। सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है? पोलराइज्ड स्टेट। जितना समझ में आया हो अभी तक उतना ही बोलिएगा, क्लियर? जहां ना समझ आइएगा शांत हो जाइएगा, हम दोबारा समझा देंगे आपको, क्लियर? तो सबसे पहली पोलराइज्ड स्टेट आती थी, तो हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक्सॉन थी, ये हमारे पास एक्सॉन थी। पोलराइज्ड का मतलब ऐसा है कि जहां पर किसी भी तरीके का स्टिमुलस उसको ना मिलता हो, जहां पे किसी भी तरीके का स्टिमुलस उसे ना मिलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड। अगर स्टिमुलस नहीं मिल रहा है तो ये कैसी स्टेज में है? रेस्ट कर रही हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया? रेस्टिंग स्टेज बोल दिया था। बोली बात सही है? इसको हमने एक्साइटेबल स्टेज भी बोला था। क्यों? क्योंकि ये एक्साइटेड करने की टेंडेंसी तो रख रही है, एबिलिटी तो रख रही है, बट एक्साइटेड नहीं है, क्लियर? इसलिए इसको हमने क्या बोला? एक्साइटेबल स्टेज बोला। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि नॉर्मल कंडीशन के दौरान एक्सोप्लाज्म के अंदर 30 टाइम्स मोर होती है हमारे पास क्या? पोटेशियम आयन एज कंपेयर टू बाहर की तरफ, क्लियर? यानी हमारे ईसीएफ के ऊपर, यानी ये हमारा ईसीएफ है, ये हमारा क्या है? आईसीएफ है। आईसीएफ के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर की तरफ। हमने कितना टाइम्स बताया? 30 टाइम्स। अब हमें यह बताइए कि ये पोटेशियम आयन की टेंडेंसी क्या होगी? हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की। तो यानी यहां से पोटेशियम आयन क्या होगा? बाहर निकलेगा। बाहर निकल करके ये एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन पर जा करके बाहर तो जाएगा, बट ये एडहेयर हो जाएगा कहां पर? एक्सोप्लाज्म एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन पर, और इसके नीचे निगेटिव चार्ज आएगी। क्यों? क्योंकि इसका पीछा कौन कर रहा था? निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। हम वो कहानी नहीं बताएंगे कि 2 पोटेशियम गया था 1 सोडियम आया था, उस हिसाब से आपको नहीं समझ में आया था। हम आपको उस हिसाब से समझाना चाह रहे हैं कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्म के अंदर ज्यादा थी, तो ये हमेशा बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश की, बट एडहेयर हो गई हमारे एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन पर। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, क्लियर? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन इसको घेर करके रखा, तो यहां पर एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन गई। क्या बन गई? इस रेस्टिंग स्टेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन गई, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन गई रेस्टिंग स्टेज पर, इसलिए इसको हमने क्या बोलिया? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल दिया, क्लियर? और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है हम आपको समझाएंगे। जैसे एक पोटेशियम आयन बाहर निकला तो 1 मिलीवोल्ट, एक पोटेशियम आयन यहां से निकला फिर 2 मिलीवोल्ट, ऐसे कई सारे मिलीवोल्ट हमारे निकले। ऐसे कितने निकले होंगे? 70 निकले होंगे। क्योंकि पैसिव चैनल है तो यहाँ पे 70 मिलीवोल्ट हमने लिख दिया, क्लियर? अब हमने आपसे ये कहा था कि मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाऊंगा या पॉजिटिव, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगाता एक सपोज दैट, तो हमें ये लिखना पड़ता कि पॉजिटिव आयन कहाँ की तरफ है? बताइए, आउटर सरफेस पे, क्लियर? और अगर निगेटिव साइन लगा रहा हूं तो आप क्या समझेंगे? ये निगेटिव आयन अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी ने रेफरेंस वैल्यू जो लिखी गई है वो एक्सोप्लाज्म का लिखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप -70 मिलीवोल्ट लिखते हैं तो यह आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये इनर सरफेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव लगाएंगे तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि मैं आउटर सरफेस से ले रहा हूं, क्लियर? इसलिए आप पॉजिटिव निगेटिव को लेकर के आप साइन कन्वेंशन आप देख लीजिएगा, हमेशा कहां के अलोंग रखेंगे? अलोंग इनर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा। हमेशा एक्सोलेमा के इनर सरफेस से ही हम क्या करते हैं? साइन कन्वेंशन लेते हैं, क्लियर? फिर हमने ये कहा कि 70 मिलीवोल्ट निकला, ये हमारे पास क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। फिर हमने ये कहा कि थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये पोटेशियम आयन क्या करेगा? और बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब इस 70 मिलीवोल्ट को मेंटेन बनाए रखने के लिए इसके आगे क्या पाई जाती है? पंप पाई जाती है। क्या पाई जाती थी? बताइए, पंप पाई जाती थी। पंप के पास क्या होते थे? बाहर की तरफ 2 सीट लगे हुए थे और अंदर की तरफ कितने सीट लगे थे? बताइए, 3 सीट, क्लियर? जैसे ही 2 पोटेशियम आयन यहां से बाहर निकलता था तो ये 2 पोटेशियम आयन को अंदर खींचने की कोशिश करता था, ये अंदर ले जाने की कोशिश करता था, यानी 2 पोटेशियम आयन अंदर लेकर के आता था, क्लियर? यानी जैसे ही ईसीएफ के अंदर पोटेशियम आयन और बढ़ने लगे, -70 मिलीवोल्ट से और पोटेंशियल बढ़ने लगा, तो ये एक पंप क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ये तुरंत 2 पोटेशियम को लेके पिकअप करते हैं और तुरंत आईसीएफ में छोड़ देते हैं। अब ये छोड़ने के चक्कर में 3 सोडियम आयन इनके पीठ से बाहर हो जाते हैं, यानी यहां से 3 सोडियम आयन जो होंगे Na+
3 सोडियम आयन यहां से क्या हो जाते थे बेचारे, बाहर हो जाते थे। क्लियर। इस चीज को मेंटेन बनाए रखने के लिए हमारे मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते थे, एक पंप पाए जाते थे। जरा इस पंप का नाम बता दीजिए। सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर। यानी ये पंप कैसे होते थे बताइए, क्या ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे, यानी ये एक्टिव प्रोसेस होते थे, यानी यहाँ पे एटीपी का यूज होता था। मैंने आपसे ये कहा था कि ये पंप वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा, मैं कैसे डिसाइड करूंगा ये पंप वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जब यहाँ पे एटीपी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। किसमें टूटेगी बताइए, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक में ऐसा लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाइए पंप अपना काम कर रहा है। अगर ऐसा ना लिखा जाए तो समझ जाइए पंप क्लोज्ड है। क्लियर। ये डायरेक्ट डायग्राम में बना करके आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देख लीजिएगा ये चीजें हो रही है या नहीं। अगर ये हो रही है तो आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा है, ठीक है, पंप काम कर रहा है। और अगर ऐसा ना हुआ तो पंप रेस्ट स्टेज में है। समझ आई बात। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि हमारे पास पोलराइज स्टेट में और क्या क्या होता है। क्लियर। तो पोलराइज स्टेट में हमने 3 तरीके की चैनल प्रोटीन बताई थी, जिसको हमने ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला था, प्रोटीन बोला था। सबसे पहले पैसिव चैनल बताया था। पैसिव चैनल के बारे में हमने ये कहा था कि ये पैसिवली वर्क करती है, किसी भी एटीपी का यूज नहीं करती, ऑलवेज ओपन होती है, बोली बात सही है। और यहाँ से ये हमेशा अलाउ, ये किसके लिए परमिएबल होती है, तो हमने ये कहा था कि कोई भी हमारे पास ग्रेडियंट अगर बन रहा है, पोटेंशियल बन रहा है, पोलराइजेशन की स्टेज बन रही है, उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 पे हमने क्या बताया था, अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जाएंगे तो कौन इन्वॉल्व है बताइए, पंप। क्लियर। अगर अकॉर्डिंग टू आयन जाएंगे तो सबसे पहले कौन, पोटेशियम आयन। यानी परमिएबल आयन कौन सी है बताइए, पोटेशियम। नियरली इम्परमिएबल कौन सी है, सोडियम। और हमारे पास इम्परमिएबल स्ट्रिक्टली पूछा जाए तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ये 3 बातें हमने ध्यान से सुनकर के बताया था। क्लियर। फिर हमने ये कहा था कि पोलराइजेशन स्टेज बनाने के लिए, मेंटेन बनाए रखने के लिए कौन वर्क करता है। ठीक है। यानी हमने ये कहा था कि अगर कोई आयंस बाहर निकल रही है तो पोटेंशियल बन रही है, ठीक है, ग्रेडियंट बन रही है। बस उस ग्रेडियंट को अगर मेंटेन बनाए रखना होगा तो किसका यूज होगा, एटीपी का यूज होगा। क्लियर। यानी एटीपी का यूज हमेशा ग्रेडियंट को मेंटेन बनाए रखने के लिए किया जाता है, ना कि ग्रेडियंट बनाने के लिए। बोली बात सही है। हमेशा आयंस निकल रहे हैं, वहां पे एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। एनर्जी खर्च कहां हो रही है, इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन बनाए रखने के लिए। क्लियर। जितना एनर्जी खर्च मेंटेन बनाए रखने के लिए होती है, उतना हम ग्रेडियंट बनाने के लिए हम नहीं करते। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि ये पोलराइज्ड स्टेट हमने बताया। क्लियर। अब बात आती है हमारे पास क्या, डीपोलराइज। अच्छा, वहां पे एक सोडियम गेटेड चैनल और पोटेशियम गेटेड चैनल भी तो प्रेजेंट थी, बट यहाँ पर पोलराइज स्टेट में वो ओपन नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ कितने चैनल ओपन होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, एक पैसिव चैनल और एक हमारे पास पंप, 2 ही चीज ओपन होती थी। क्लियर। अब बात आती है कि अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल कब होंगी, जब डीपोलराइजेशन आएगा तब। अब सोचते हैं डीपोलराइजेशन किसे कहते हैं, तो दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसी को तकलीफ नहीं। डीपोलराइजेशन में देखेंगे, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या समझते हैं, जैसे कि ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारे पास एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर की तरफ कैसा चार्ज बताइए, पॉजिटिव, अंदर की तरफ कैसे चार्ज, नेगेटिव। हमने ये कहा डीपोलराइजेशन का मतलब, हम ये डिपोल का मतलब हम क्या समझते हैं। क्लियर। जहां पर स्टिमुलस दिया जाए, क्या दिया जाए बताइए, अगर इन पे स्टिमुलस मिल रहा है यानी स्टिमुलस प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन बोलेंगे। बोली बात सही है। दूसरा पॉइंट आता है इनका जो डेल्टा वी होता है V2 माइनस V1, वो कितना होना चाहिए। क्लियर। हम आपको समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिलने पर यहाँ पर 2 चैनल प्रोटीन क्या होती है, ओपन हो जाती है। इस चैनल प्रोटीन का नाम क्या होता है, सोडियम गेटेड चैनल प्रोटीन जो होती है वो ओपन होती है। क्लियर। और जैसे ही ये ओपन होगा, इन्फ्लक्स होता है किसका बताइए, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो गया। यानी ईसीएफ के अंदर सोडियम आयन का चैनल जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा है, होता है एज कंपेयर टू आईसीएफ। यानी आईसीएफ के अंदर हमने ये देखा, एक्सोप्लाज्म के अंदर ये देखा, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम पाया जाता है। और अगर बाहर की तरफ देखेंगे यानी ईसीएफ की तरफ देखेंगे तो ईसीएफ की तरफ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। हमने लिखवाया भी था 10 to 15 टाइम्स।
बोले बात सही है। 10 को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन में ना 10 को ही माना जाता है। अब सुन दे ध्यान से। अब ये जो सोडियम गेटेड चैनल है, ये जब ओपन होगा तो सोडियम आयन क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। और जैसे ही अंदर की तरफ आएगा तो डिपोल का असली मीनिंग यहां समझ में आएगा। सोडियम आयन अंदर आया, ये निगेटिव आयंस क्या होंगे, अब सोडियम आयन से कैंसिल होंगे, ठीक है। यानी डिपोल का मतलब हम क्या समझते हैं बताइए, कैंसिलेशन ऑफ क्या, निगेटिव आयन। कैंसिलेशन ऑफ कैसा आयन बताइए, निगेटिव आयन, बाई किसके, सोडियम आयन। यानी सोडियम पॉजिटिव जो आयन है उसके द्वारा ये क्या होगा, कैंसिल होगा। अब कैंसिल कैसे होगा, जैसे कि ये -70 मिली वोल्ट है, ध्यान सुनिएगा, ये -70 मिली वोल्ट है, यानी निगेटिव आयन अंदर की तरफ है तभी तो माइनस है। अब ये जैसे ही अंदर की तरफ आएगा सोडियम आयन, तो ये एक पॉजिटिव आयन, ये तो पैसिव चैनल ही है एक तरीके का। अगर ये पैसिव चैनल है तो पहले माइनस से कितना आएगा 69, फिर -68, फिर ऐसे ही चल करके -10 भी मिली वोल्ट आया होगा, फिर एक बार ऐसा भी आया होगा जो 0 मिली वोल्ट हुआ होगा। बोलिए बात सही है। यानी कैंसिल होते 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 0 पाया होगा, तो यहाँ पे कंप्लीट कैंसिलेशन हुआ ना पूरी तरीके से। और जहां पे पूरी तरीके से कैंसिल होता है, ऐसे में हम क्या बोलते हैं, इनको एग्जैक्ट डिपोलराइजेशन बोलते हैं क्या, इनको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिपोलराइजेशन। एग्जैक्ट डिपोलराइजेशन किसे कहेंगे बताइए, जहां पर पूरा का पूरा निगेटिव आयंस और पूरे के पूरे पॉजिटिव आयन के द्वारा क्या हुआ हो, कैंसिल हुआ हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिपोलराइजेशन। अब हमने ये कहा कि सोडियम गेटेड चैनल हल्का सा भावनाओं में बह करके और ज्यादा खुले रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है इतना ज्यादा, क्योंकि ये बल्क चैनल प्रोटीन होते हैं, हाई वोल्टेज ओपन हुआ है सोडियम गेटेड चैनल, अब बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है, हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है, कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर उस कैमरे के पास रोकना है गाड़ी को, ब्रेक यहां मारेंगे तो हो सकता है उसके आगे जाकर के रुके, क्लियर। तो कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, तो सेम यही है, सोडियम गेटेड चैनल क्या होती है, कंटिन्यू ऐसे खुली रह जाती है, क्लियर। और खुली रहने पे क्या होता है, फिर थोड़ा सा हमारे पास जो परमिएबिलिटी होती है सोडियम आयन की बढ़ जाती है, डिपोलराइजेशन के दौरान एक्सोलेमा की, तुरंत हमारे पास सोडियम आयन और इन्फ्लक्स, रैपिड इन्फ्लक्स होता है। और रैपिड इन्फ्लक्स होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है 0 से फटाक से पहुंच जाती है कहां से, -30 मिली वोल्ट, ठीक है। फिर ये आगे पहुंच जाती है कहां पे, -50 मिली वोल्ट, सॉरी प्लस में 50 मिली वोल्ट, ठीक है। तो हमने एक ऑन एवरेज वैल्यू ले ली कि यहाँ पे जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो प्लस में 45 मिली वोल्ट होगी, ये भावनाओं में बह करके हो गया, क्लियर। इसलिए क्या हुआ, ये एक तरीके का एक्शन रिप्रेजेंट किया ना, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, या इसी को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी स्पाइक बोलते हैं। बोली बात सही है। यानी ये सारी चीजें क्या होती हैं, बात कर रहे हैं ये लोग, पीछे बात ना करो भैया, कैमरे में दिखाई दे रहा है वहां, क्लियर। सुन दे ध्यान से। तो नर्व इंपल्स या फिर स्पाइक, क्लियर, इनको हम बोलते हैं। ये हमारे पास डिपोलराइजेशन की हुई। डिपोलराइजेशन में 2-3 बातें हमें महत्वपूर्ण क्या बातें याद रखनी है, जब भी डिपोलराइजेशन होगा उस दौरान एक्सोलेमा की जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वैसे क्या होती है, नियरली इम्परमिएबल होती है एक्सोलेमा, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। बट जैसे स्टिमुलस मिला उसने अपनी पोलरिटी क्या कर दी, चेंज कर दी, इसलिए डिपोलराइजेशन को हम बोलते हैं ये रिवर्स होता है किसका, पोलराइजेशन का। क्यों, क्योंकि इसकी पोलरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। यहां पे क्या हो रही थी, यहां पर पोलरिटी बन रही थी, यहां पे पोलरिटी हो रही थी किसकी, एक्सोलेमा की पोलरिटी हमारे पास बन रही थी, क्लियर। और यहाँ पे पोलरिटी क्या हो रही है, जस्ट रिवर्स हो जा रही है, ठीक है। उसी को हम पोलराइज्ड बोलते हैं। एक्सोलेमा के बाहर की तरफ अंदर की तरफ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का बनना ही पोलरिटी कहलाता है, समझ आई बात। ये हमारे क्या हो गए, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। और कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास। यहीं तक हुआ था, कुछ बातें एक्स्ट्रा हुई थी क्या, नहीं बस उतना ही ना, रिवाइज कराना, 1-2 पॉइंट तो छूटेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है, क्लियर। तुम्हें क्या लगता है फिर वही लिखवाएंगे क्या दोबारा, नहीं। हेडिंग है हमारे पास क्या,
रीपोलराइजेशन, हेडिंग है हमारे पास रीपोलराइजेशन। समझा है रीपोलराइजेशन? चलिए, री का मतलब क्या होता है? री का मतलब आप क्या समझते हैं? अगेन, दोबारा। अब पोलराइजेशन का मतलब पोलरिटी होना, यानी दोबारा अगर पोलराइजेशन स्टेज में आ रही है कोई भी वैल्यू, तो हमें क्या बोलेंगे? उसको हम रिपोलराइजेशन। यानी अगेन का मतलब क्या होता है? हम दोबारा वही स्थिति लाना चाह रहे हैं। दोबारा वही स्थिति लाने का मतलब क्या है, समझेंगे? बताइए। सिचुएशन डेल्टा वी हम कितना लाना चाह रहे हैं? V2 माइनस V1 कितना लाना चाह रहे हैं? बताइए, कितना लाना चाह रहे हैं? -70 मिलीवोल्ट लाना चाह रहे हैं। यानी डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपोलराइजेशन, तो क्या बताएंगे? -70 मिलीवोल्ट ही बताएंगे। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि कौन कौन सी चैनल प्रोटीन ओपन रहेगी और कौन कौन सी चैनल हमारे पास क्लोज रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो पैसिव चैनल है वो कैसी होगी? बताइए, हमेशा ओपन रहेगी। क्लियर? तभी तो पोटेशियम अंदर जो आया हुआ है वो बाहर अब जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? जो पंप होगा वो पंप फिर से ओपन होगा। क्या? पंप हमेशा चलता रहेगा। क्लियर? अब बंद क्या होगा? यहाँ पे सोडियम गेटेड चैनल जो बंद था वही बंद रहेगा। ठीक है, कौन सा चैनल? जो सोडियम गेटेड चैनल आपको बताया गया था वो क्या हो जाएगा? बताइए, काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन में कौन सी पंप, कौन सी चैनल क्लोज थी? मालिक यही तो थी। याद आ रही है? दो ही चीजें तो हमने बताया था। ये कब ओपन होगी? ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ स्टिमुलस। बहुत बढ़िया, भगवान आपका भला करे, ऐसे याद रहे। क्लियर? यानी सोडियम गेटेड चैनल हमेशा ये बात याद रखना है, बिना स्टिमुलस के ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बल्क ट्रांसपोर्ट करता है। और बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? पहले लो वोल्टेज जनरेट होगा और लो वोल्टेज जनरेट होने के बाद ये क्या होगा? सोडियम गेटेड चैनल ओपन होगी। सोडियम गेटेड चैनल जब ओपन होती है तो ये बल्क में ट्रांसपोर्ट करती है सोडियम आयन का, और सोडियम आयन का जैसे बल्क में ट्रांसपोर्ट होगा तो हाई वोल्टेज जनरेट होगा, और हाई वोल्टेज जब भी जनरेट होता है वो स्टिमुलेट करता है किसको? हमारे आने वाले पोटेशियम चैनल को। याद आ रही है? अरे भैया, सोडियम गेटेड चैनल, पोटेशियम गेटेड चैनल क्लोज बाय कैल्शियम आयन, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, सब पढ़ाया है हमने। बताया सिलेबस में नहीं है, बट आपको याद रखना, बिना इसके ये कर नहीं पाएंगे हम। क्लियर? थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो रही क्या? तेज तेज बोल रहे हैं? रिवाइज है, ये भी तो ध्यान दो। आप लोग भी तो ऐसे यूट्यूब पे पढ़ते हो 2x लगा करके ना, हम देखें कई लोगों को। हम अपनी वीडियो बनाते हैं, हम अपनी नॉर्मल में देख रहे हैं। एक दिन हमारा स्टूडेंट हमारे ही सामने 2x पे लगा करके देख रहा है हमारी वीडियो। हमने कहा बंद कर दे भाई। कह रहे सर रिवाइज कर रहे हैं, फिर भी पूछा वही चीज। हो गया? रिपोलराइजेशन समझ में आया? क्या ख्याल है पोटेशियम गेटेड चैनल का? पोटेशियम गेटेड चैनल का क्या ख्याल है? कैसे? ये बंद है, इसके बंद होने से ये कैसे क्लोज ओपन हो जाएगा? हाँ सही है। क्लियर? पोलराइज्ड मैं कर रहा हूं तो बिना पोटेशियम आयन को बाहर निकाले मैं पोलराइज्ड स्टेट में कैसे लाऊंगा? उसके लिए मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा? समझ आई बात? यानी भावनाओं में बह करके इतना ज्यादा ये क्लोज हो चुका था फिर भी ये ओपन रह गया। क्लियर? इसलिए क्या हो गया? इफ्लक्स होगा किसका? पोटेशियम आयन का। क्लियर? हो गया? चलिए, अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट एक हेडिंग है, चौथा पॉइंट, हाइपर
हाइपर पोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि सोडियम गेटेड चैनल और पोटेशियम गेटेड चैनल की बात छोड़िए, जब रिपोलराइजेशन स्टेज आ जाती है और हम भावनाओं में बह करके -70 मिली वोल्ट से न होकर के -80 चले जाएं, 85 चले जाएं, क्लियर? यानी बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ जमा हो जाए, क्लियर? ऐसे कब होगा, हम आपको समझा रहे हैं, जब ये बहुत देर तक के लिए क्या हो जाए, ओपन हो जाए, क्लियर? यानी ये क्यों होगा? ड्यू टू हाइपरपोलराइजेशन की रीजन पूछी जाती है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड या लॉन्ग ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल या फिर पोटेशियम लिगेंड गेटेड चैनल, दोनों चैनल की बात हो रही है, ठीक है, किसी भी तरीके की ये ओपन हो जाए। अब कहोगे सर जी लिगेंड गेटेड चैनल हमें समझ नहीं आया, ये क्यों लिखा आपने, है ना? हाइपरपोलराइजेशन हमेशा डेंड्रॉन में होती है। ये स्टिमुलस कहाँ पे रिसीव होगी बताइए? डेंड्रॉन में। और डेंड्रॉन में क्या प्रेजेंट रहता है, वोल्टेज गेटेड या लिगेंड गेटेड चैनल? लिगेंड गेटेड चैनल, क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, या फिर इसी के पीछे कभी कभी और लगा करके लिख देते हैं, ये ड्यू टू, ये इसकी जगह पर, ठीक है, ये क्लोराइड वोल्टेज गेटेड चैनल भी बोल सकते हैं या क्लोराइड लिगेंड गेटेड चैनल भी बोलते हैं, ये भी एक मेन वजह है, क्लियर? क्लोराइड आयन के लिए भी क्या होते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं। ऐसे में क्या होगा, जब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये एक्सोलेमा हमारी, अगर हम मान चलते हैं कि यहाँ पे क्लोराइड आयन की चैनल लगी हुई, ये क्लोराइड आयन की चैनल लगी हुई है, तो क्लोराइड आयन कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है? ईसीएफ में। कितना? 1 to 2 टाइम्स। हमेशा ये भावनाओं में नहीं रहना है कि सोडियम अगर 10 to 15 है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन प्रेजेंट होती है, बट हमें याद रखना है कि जितना सोडियम आयन होता है उतना क्लोराइड आयन नहीं होता, क्लियर? यानी क्या है कि ये क्लोराइड आयन जैसे ही बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो निगेटिव आयंस अंदर की तरफ आएंगे, क्लियर? और बाहर की तरफ कैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लगे रहेंगे। यानी हमेशा यह बात याद रखना है कि हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज कब आती है, जब हमारे पास पैसिव चैनल, पंप, इन दोनों के अलावा अगर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाए तो हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज आ जाती है, क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि क्लोराइड आयन की चैनल हो गई, अंदर लगातार आ गया, क्या इन्फ्लक्स हुआ बताइए? इन्फ्लक्स किसका हुआ? क्लोराइड आयन का, क्लियर? तो क्लोराइड आयन अंदर की तरफ आ गए। अब बात आती है कि डेल्टा वी की वैल्यू बताइए। डेल्टा वी की वैल्यू -85 मिली वोल्ट से लेकर के कितना, या -90 मिली वोल्ट इनका वैल्यू होता है, क्लियर? ये हमारे पास कैसे वैल्यू है, 85 से लेकर के इस संडे को टेस्ट है तुम लोगों का? पता नहीं ना, नहीं होगा, नहीं होगा ना, चलिए तब अगर टेस्ट नहीं होगा तो हमारा टेस्ट हो जाएगा, क्लियर? जो चैप्टर चल रहा है उसका, ये चैप्टर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, क्लियर? और ये 25 डेट याद रखिएगा ना, 25 जुलाई या फिर 26 या 27, 3 ऑप्शन है, ठीक है? 3 दिन में से चाहे जिस दिन भी आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा टेस्ट होगा, पूरे चैप्टर का शुरू से लेकर के अंत तक, क्लियर? हाँ, पता है क्यों?
हाँ गायब होंगे ना इसी में, 25 जून को गायब नहीं हो पाए थे ना, क्लियर। तो उसी के बीच में लेंगे हम। हो गया, सुन ले ध्यान से। अब ये यहां तक की बात हो गई थी हमारे पास क्या, हाइपर पोलराइजेशन की और रिपोलराइजेशन की। यहां तक किसी को बात समझ में ना आई हो तो पूछ ले। हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब, हाइपर का मतलब क्या समझते हैं, पोलराइजेशन से भी बियॉन्ड हम चले जाए ना आगे, ठीक है। यानी पोलराइजेशन जो था हमारे पास -70 मिलीवोल्ट, उससे भी ज्यादा और पोलराइज्ड हो जाए। और हाइपर पोलराइजेशन में भी हम किसी भी तरीके की स्टिमुलस को रिसीव नहीं करते, ये बात याद रखना है। कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, क्या स्टिमुलस लेंगे, नहीं, क्लियर। हो गया। तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन क्यों होता है, अगर ज्यादा देर तक हमारा पोटेशियम गेटेड चैनल क्या हो जाए बताइए, ओपन हो जाए, और सोडियम क्लोराइड गेटेड चैनल अगर ओपन हो जाए, उस दौरान हमारे पास क्या होते हैं, यह हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज आती है, ठीक है। अब सुनते हैं, अब कॉपी किताब बंद करके अब तक जितना पढ़े हैं उसको हम एक तरफ लिखते हैं। इधर देखिए, ये हमारा इधर की अंदर की तरफ है, हमें क्या समझना है, अंदर की तरफ मेरा क्या है, एक्सोप्लाज्म है, क्लियर। ये हमारा क्या है, एक्सोलेमा है, क्लियर। हमने ये कहा कि हमारे पास एक्सोप्लाज्म में नॉर्मल कंडीशन के दौरान जब हम इसको पोलराइज्ड में बोलूं, मैं क्या बोलूं, पोलराइज्ड जब भी मैं बोलूं, तो यहाँ पे पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है बताइए, 30 टाइम्स मोर है, क्लियर, एज कंपेयर टू ECF, क्लियर। यानी इसको हम एक्सोप्लाज्म को हम मैं क्या लिख रहा हूँ, ICF भी लिख रहा हूँ, और बाहर की तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, ECF, क्लियर। साथ साथ लिखेंगे नहीं, आप ध्यान से सुनेंगे पहले। अब हमने ये कहा कि लगातार क्या निकल रहा है हमारे पास, पोटेशियम आयन निकल रहा है। रीजन आपको पता है क्यों, चैनल प्रोटीन हमारे पाए जाते हैं जो कि हमेशा ओपन होते हैं, जब किसी भी तरीके की एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं तो ये हमेशा ओपन रहेगा दरवाजा इनका, क्लियर। अब सोडियम गेटेड पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन है तो इनके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव, क्लियर। अब इस चीज को लेकर के हमारे पास पोलराइज स्टेट में जो डेल्टा वी की वैल्यू बताई गई वो कितनी बताई गई, -70 मिलीवोल्ट, और यही हमारा क्या है बताइए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला, क्लियर। यानी यहां तक हमारे पास कैसे स्टेज है बताइए, यहां तक कैसे स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है, क्लियर, रेस्टिंग स्टेज है। तो इसको हमने क्या बोला, ये हमारा रेस्टिंग स्टेज है, ये हमारा कैसा स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है, जहां पर किसी भी तरीके का स्टिमुलस नहीं मिला, जहां पे किसी भी तरीके का स्टिमुलस हमें नहीं मिला, क्लियर। फिर हमने पहली बार यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक है, क्या दिया, इस पॉइंट पर हमने क्या दिया, स्टिमुलस। यहां पर कुछ पंप लगे हुए थे हमारे पास, कुछ पंप लगे हुए थे जो कि बाहर की तरफ 2 सीट थी, अंदर की तरफ 3 सीट थी। ये क्यों लगे होते थे पंप बताइए, ये मेंटेन बनाए रखने के लिए, किसको मेंटेन बनाए रखने के लिए बताइए, -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये जो पंप लगे होते हैं यहाँ पे हमने बताया, क्लियर। जब यहाँ पे स्टिमुलस मिलेगा तो एक्सोलेमा की पोलरिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये जो पोटेशियम आयन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सोडियम गेटेड चैनल क्या होगा हमारा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम गेटेड चैनल क्या होता है, ओपन हो जाता है। यहाँ पर सोडियम गेटेड चैनल क्या हो गया हमारे पास, ओपन हो गया। तो ECF के अंदर सोडियम हमारे पास ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए एक बार कौन कहाँ पे पाए जाते हैं ज्यादा उसकी चर्चा कर लेते हैं। पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होता है,
आईसीएफ। इसको कौन निगेटिव चार्ज प्रोटीन क्या करती है, इसको न्यूट्रलाइज करती है। बाहर की तरफ क्या ज्यादा पाया जाता है बताइए, सोडियम आयन। कितना ज्यादा बताइए, 10 टाइम्स हम मान चलते हैं। क्लियर। इसको न्यूट्रलाइज कौन करता है बताइए, क्लोराइड आयन। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि जब भी स्टिमुलस मिलेगा तो एक्सोलेमा की पोलैरिटी क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी, और चेंज होने पर सोडियम आयन क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। और अंदर की तरफ कैसे चार्ज आने लगेंगे बताइए, पॉजिटिव। बाहर की तरफ कैसे चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कैंसिलेशन हो रहा है। क्लियर। कैंसिलेशन कैसे होगा, -70 मिली वोल्ट था, -10 मिली वोल्ट आया। क्लियर। -10 मिली वोल्ट से कहां आया, 0 मिली वोल्ट आया, और 0 मिली वोल्ट से -30 मिली वोल्ट, सॉरी +30 मिली वोल्ट आया, प्लस से +50 मिली वोल्ट आया, ऐसे चलता चला गया। क्लियर। यानी ये कंडीशन जो डेल्टा वी की वैल्यू बताई गई वो लगभग लगभग कितनी बताई गई, प्लस में 45 मिली वोल्ट बताई गई। ये कैसे स्टेज में बता रहा हूं बताइए, ये कैसे स्टेज में बता रहा हूं, डीपोलराइज्ड बता रहा हूं। डीपोलराइज्ड का मतलब कभी भी ये नहीं समझना स्टिमुलस मिलेगा। डीपोलराइज्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही समझ रहा है कि कैंसिल हो रहा है हमारे नेगेटिव आयन किससे द्वारा, पॉजिटिव आयन के द्वारा। ठीक है। यानी यहाँ पे डीपोल का मतलब होता है कैंसिलेशन। डिपोल का मतलब क्या समझते हैं बताइए, कैंसिलेशन हो रहा है किसका, नेगेटिव आयंस का, किसके द्वारा, बाय पॉजिटिव आयन के द्वारा। बोलिए बात सही है। ये यहां पे कितनी मिली वोल्ट की आ गई बताइए, प्लस में 45 मिली वोल्ट की आ गई पोटेंशियल। क्लियर। अब यहां पर ये यहां पर कैसे चार्ज आ जाएंगे बताइए, अंदर की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाहर की तरफ निगेटिव 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 आ जाएंगे। क्लियर। फिर उसके बाद स्थिति आती है किसकी, रिपोलराइजेशन की। कैसी स्थिति आती है बताइए, अब हमें आपको समझाना है रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, फिर से वही स्थिति लानी है, यानी प्लस से भागना है कहां की तरफ बताइए, -70 की तरफ। क्लियर। यानी यहां पे हमें क्या करना है कि +50 मिली वोल्ट से सबसे पहले कहां पे आएंगे, +10 मिली वोल्ट आएंगे, +10 मिली वोल्ट से 0 मिली वोल्ट आएंगे, और 0 मिली वोल्ट से माइनस में कितना आएंगे बताइए, 70 मिली वोल्ट आएंगे, और कभी कभी भावनाओं में बह करके -80 भी चले जाएंगे। क्लियर। जब भी -80 में चले गए तो अब ये क्या हो गया, हाइपर पोलराइज्ड हो गया कि नहीं, ये आगे क्या हो गया बताइए, भावनाओं में बह करके हाइपर पोलराइज्ड हो गया। क्लियर। यानी यहां तक हमारे पास क्या था, रिपोलराइज्ड था। क्लियर। यहां पे क्या होगा कि लगातार ये जो पॉजिटिव आयन है, अब पॉजिटिव आयन कहां की तरफ जाएंगे बताइए, बाहर की तरफ भागेंगे। अब पॉजिटिव आयन कहां की तरफ भागेंगे बताइए, बाहर की तरफ भागेंगे, और ऊपर की तरफ कैसा चार्ज आएगा बताइए, पॉजिटिव। और अंदर की तरफ कैसे चार्ज आएंगे, निगेटिव। अंदर की तरफ कैसे चार्ज आएंगे, निगेटिव। बाहर की तरफ पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अब रिपोलराइज, यानी फिर से वही पोलराइजेशन की स्थिति हम ला रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि यहां पर हमारे पास -70 मिली वोल्ट हो चुका था, ये तो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना। क्यों निकल रहे हैं, ड्यू टू द लॉन्ग ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेटेड चैनल। अरे अभी ताजा ताजा लिखवाया है ना, हाइपर पोलराइजेशन की स्थिति कब आती है, जब पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाए, और ओपन हो जाएगा तो बाहर की तरफ पोटेशियम निकलने लगेगा। क्लियर। और पोटेशियम निकलने लगा तो यहाँ पे स्थिति कैसी आ जाएगी, -85 मिली वोल्ट की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यही तो हाइपर पोलराइजेशन मैं बता रहा हूँ आपसे। ठीक है। अब क्या होगा कि अब हमारा नर्व ये कहता है कि जब भी अब हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा तो वो किसी तरीके का स्टिमुलस अब नहीं लेना चाहेगा। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब कोई एक स्टिमुलस दिया हो तो दोबारा वो परसीव नहीं करता दूसरा स्टिमुलस। हम लोगों में ये टेंडेंसी होती है। ठीक है। अगर हमने कोई एक काम कर दिया और अगर वो दोबारा हमने स्टिमुलस ले लिया, जैसे हमने आपको बताया था मसल्स के अंदर, मसल्स को लगातार अगर स्टिमुलस दे दिए तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फेज में बना रहता है। याद आ रही है। सेम यही बात न्यूरॉन के लिए भी होता है। मसल्स का और न्यूरॉन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेम होती है, लिखवाया था। मसल्स की 4 प्रॉपर्टी बता दो, उसमें से आप बता ले जाओगे कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है न्यूरॉन के और मसल्स की बराबर होती है। हाँ, इलास्टिसिटी, चलो बहुत बड़ी। हाँ हाँ हाँ
हाँ क्लियर। यानी 4 प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास मसल्स की, जो कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी मसल्स की और न्यूरॉन की क्या होती है, सेम होती है। एक बार स्टिमुलस दिए, एक्साइटेड हो गया, तुरंत दूसरा दे दिए तो वो हाइपरपोलराइज में चला गया, अब वो दोबारा रिसीव नहीं करेगा, तो अब क्या करेगा, ये रिकवर करेगा। क्या करेगा बताइए, इसी को हम बोलते हैं रिकवरी फेज या रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में क्या होता है, फिर से वो कहां पे लाने की कोशिश करेगा, -70 में लाने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो वो क्या करेगा, तो अब ये क्या करता है कि पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आते रहते हैं, सॉरी पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन, ये अंदर की तरफ नहीं आकर के बाहर की तरफ ही रहेंगे और ये अब रिकवर हो गए। क्या हो रहे हैं, रिकवर। यानी डेल्टा वी की वैल्यू फिर से क्या हो गई, -70 मिलीवोल्ट हो गई। जल्दी करिए। हाँ फिर से बनाना पड़ेगा भाई, इसमें क्या पूछ रहे हो। क्लियर। आप हमें बताइए, ये पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आएगा, बोलिए ये क्यों आएगा बताइए, ये कैसे आएगा मानसी, ये कैसे रिकवरी फेज कैसे लाओगे। पोटेशियम आयन यहां से बाहर निकल रहा था, आप हमें बताइए पोटेशियम आयन लगातार निकल रहा है तो कौन सा चैनल ओपन होगा, पंप होगा ओपन। पंप क्या करेगा, 2 पोटेशियम को पकड़ेगा, ढकेलेगा, यानी 2 पोटेशियम को यहां से पकड़ा, अंदर की तरफ लेके आया, उसके बदले में क्या दिया, 3 सोडियम। यानी वही घाटा कितने का हो रहा है, 1 का, तो निगेटिव आयन लगने लगेंगे। समझ में आ रही बात। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव हमेशा निगेटिवली चार्ज प्रोटीन से नहीं होता। क्लियर। हम आपको समझाने के लिए समझा देते हैं, बाकी टीचर समझाने के लिए समझा देते हैं। एक्चुअल में फैक्ट कितनी है बताइए, डिफरेंस कितने का आ रहा है, -1 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए अंदर की तरफ माइनस लिखे जाते हैं। क्लियर। सच्चाई तो ये है। तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं बताइए, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं। 2 सोडियम 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आया, 3 सोडियम बाहर की तरफ गया। क्लियर। तो इसको फिर से लिख लीजिएगा, आगे थोड़ा सा और पॉइंट बचा हुआ उसको समझा ले, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट समझते, फिर दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी निकालिए अब, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सुनिए, कोई भी स्टिमुलस अगर रिसीव कर रहा है, कौन करेगा रिसीव, कौन करेगा, डेंड्रॉन। यानी ये हमारा क्या है, डेंड्रॉन। क्लियर। कई बार हमें एनसीईआरटी इतना गुमराह करती है कि आपको कैसे गुमराह करती है हम बता रहे हैं। वो लिखता नहीं है कि अफरेंट नेचर का कौन सा है हमारा, अफरेंट नेचर का क्या है, डेंड्रॉन। यानी मैसेज ले करके रिसीव करने का काम ये कर रहा है ना, ले जाने का काम कौन कर रहा है, एक्सॉन। तो एक्सॉन मेरा कैसा नेचर का। अब एनसीईआरटी की बात समझ में आएगी, जो डायग्राम बनाया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने पूछा, एनसीईआरटी क्या कहती है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स की डायरेक्शन क्या होती है,
क्लियर? तो आपको ये बताया ही नहीं जाता कि कौन सा अफरेंट है कौन सा इफरेंट है, तो हमेशा एक्सॉन का ही स्ट्रक्चर दिया जाता है, ये वाला गायब किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, हमने ये कहा कि नर्व इंपल्स में मेनली कौन मदद कर रहा है, बताइए? एक्सॉन ही कर रही है, तो इसलिए सारा क्वेश्चन एक्सॉन के इर्द गिर्द घूमता है। बट हमेशा ये बात याद रखना है कि एक्सॉन का नेचर कैसा होगा, बताइए? इफरेंट, तो डायरेक्शन हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगी। बट अब हमें यह भी बात याद रखना है कि हम 4-5 पॉइंट बता रहे हैं आपको। क्लियर? जैसे अब हम मान चलते हैं एक डेंड्रॉन यहाँ पे है, तो एक स्टिमुलस यहाँ पे हमने रिसीव किया, मान चलते स्टिमुलस यहाँ पे मैंने रिसीव किया। क्लियर? पोलराइज स्टेट हम यहाँ पे बना रहे हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक है, ये पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड के बाद अब स्टिमुलस रिसीव कर रहा है, अब क्या होगा? डिपोलराइजेशन की आएगी स्थिति। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट बना रहे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। हम सभी की लेबलिंग करते हैं, इसको ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, ई बोल दिया, एफ बोल दिया। आप कुछ भी लिखिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं स्टिमुलस चाहे जहां दूं, मैंने ए पे दिया, आपका मन करेगा चाहे जहां दे दीजिएगा, डी पे दे दीजिएगा, ई पे दे दीजिएगा। क्लियर? ये स्टिमुलस जैसे ही यहां से मिलेगा तो ये किसको देगा? बी को। बी किसको देगा? सी किसको देगा? अब सुनेंगे जो उधार रह गया था मेरा बात, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स में क्यों बोला। क्लियर? हम सपोज दैट क्या है कि हम सब लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अचानक में पढ़ाते पढ़ाते इनको 2 हाथ मार दिया। क्लियर? बहुत तेज से, और ये शौक है हमें, सर ने क्यों मारा। ठीक है, पूरा। अब मैं मारने के बाद आराम से फिर से लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम रिलैक्स हो गया। यानी मेरा कोई एक गुस्सा होगा या कुछ भी हुआ होगा, हमने अचानक इनको पीटा और जिसकी वजह से हम शांत हो गए। क्लियर? पहली बात तो ये लड़की है, पहली बात तो यही शौक होगी, सर तो कहते हैं कि हम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, और उधर पहले ही हमें मार दिया। फिर दोबारा हमने ये कहा पढ़ाने लगे, बगल में ये हंस रही हैं। ठीक, यानी मैंने इनको मारा और ये अब सोच रही है सर ने क्यों मारा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने क्या किया, हम नोट्स भी बनाए हैं, कुछ खिलाने के लिए बोला था क्या। ठीक है, पूरा सोच रही है, पढ़ाई में इनका मन नहीं लग रहा है, और बगल में इनका मन एकदम हल्का हो रहा है कि ये क्यों मार खाई, हंस रही है। इनसे रहा नहीं गया, यही एनर्जी इनको ट्रांसफर कर दी। ठीक है, यानी ये इनको ट्रांसफर की, फिर ये इनको, फिर ये इनको, फिर ये इनको, हर एक पॉइंट को ट्रांसफर करते चले गए। मैं रिलैक्स हो गया कि नहीं? अब कौन रिलैक्स होगा? ये रिलैक्स होंगे। यही पॉइंट होता है नर्व इंपल्स के कंडक्शन में। जब भी हम स्टिमुलस देते हैं तो एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट हुआ? पॉइंट ए पे। मैंने स्टिमुलस इनको दिया, इन पे क्या जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल हाई एनर्जी वाली वैल्यू होती है, ये संभाल नहीं पाए, ये तुरंत ट्रांसफर कर दी इनको। इतना बड़ा हाथ संभाल पाएंगे? नहीं, जितना गिरा उतना बराबर का गिरा दी इनके ऊपर। क्लियर? आज हमारे दोस्तों में तो यही होता है ना कि आधा से ज्यादा अगर हम फेल हो गए हैं तो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त पास नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? सेम यही बात होती है, कोई भी वैल्यू हो। तो हमने ये कहा कि हमने तुरंत ट्रांसफर इनको किया, फिर इनको ऐसे ऐसे ट्रांसफर करते गए, यानी मैं स्टिमुलस पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, जेड तक चले गए। बेचारा पीछे वाले किसको ट्रांसफर करे? यानी जाते जाते वहां तक एनर्जी क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। सेम यही बात होती है कि नर्व इंपल्स में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ और ये एक्शन पोटेंशियल इसके पास आएगा, तो यही हमारा नर्व इंपल्स है। यही हमारा क्या है, बताइए? नर्व इंपल्स किसको बोला? जब ये एक्शन पोटेंशियल इसके इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आए, उसे हम क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट, हमेशा आपके एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? जैसे ही नर्व इंपल्स गया, जनरेट हुआ, यहाँ पर पोटेशियम सोडियम आयन का चैनल क्या हो गया? ओपन हो गया, और तुरंत सोडियम आयन क्या हो गया? अंदर की तरफ आया। क्लियर? सोडियम आयन अंदर की तरफ अगर यहाँ पे आया, मान चलते इस पॉइंट पे ही आया ना, तो यहाँ पे अगर पॉइंट आया होगा तो सोडियम आयन, तो ये पॉजिटिव आयन हुआ होगा कि नहीं? बोलिए।
पहले एक चार्ज को इसने क्या किया, कैंसिल किया ना, यानी ये पॉजिटिव आयन को कैंसिल किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आयन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है। चलिए केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, आयंस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है। पॉजिटिव और निगेटिव के संदर्भ में हमें बताइए। हमेशा आयनिक जो मूवमेंट होते हैं वो हमेशा कैटायन से एनायन की तरफ होते हैं। कभी पढ़ा है सर? जब आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो वहां भी बताएंगे। अभी नहीं पढ़ाया है? पढ़ा रहे होंगे ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आपको पढ़ाएंगे सर कैथोड और एनोड, तब आपको बताएंगे कि हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ेगा। क्लियर? अब ये निगेटिव आयंस कहाँ की तरफ जाएंगे? ऊपर की तरफ। और ये हमेशा निगेटिव की से कहाँ पे जाएंगे? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। क्लियर? एक सर्किट बन जाती है। क्या बन जाती है? सर्किट बन जाती है। जैसे ये एक्सोलेमा, ये हमारी एक्सोलेमा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे हमने बनाया। क्लियर? हमने ये कहा कि हमेशा यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो ये यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। क्लियर? अब ये क्या करेगा? ये निगेटिव ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर? आयन का ट्रांसफर होगा। अब ये यहाँ से फिर यहाँ की ट्रांसफर होगा चैनल। तो आपके एनसीईआरटी ने ऐसा ही बनाया है, ध्यान से देखिएगा। ये वाले प्रोटीन किताब में ना देखिए, अपने अपने किताब में देख। चलिए अच्छा, यहाँ से दिख रहा है तो मेरा लिखा हुआ क्यों नहीं दिखता? ये चीजें दिख गई तुम्हें, यहाँ पे ए बी सी डी जो लिखा हुआ ये दिख जा रहा है, मेरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। गजब की नौटंकी है ना तुम लोगों की। सुनते ध्यान से, हमने ये कहा जैसे यहाँ पे स्टिमुलस मिला, सोडियम आयन के चैनल क्या हो गए? ओपन हो गए। इन्फ्लक्स हुआ सोडियम आयन का, अंदर की तरफ क्या हो गई बताइए? पोलैरिटी चेंज हो गई, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो आपने देखा कि हमेशा आयन का जो फ्लो हो रहा है दूसरे में डायग्राम में, तो हमेशा साइन कहाँ की तरफ लगी है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गई है। ठीक है? फिर हमने यहाँ पे देखा बीक पे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रही है साइन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही पोलैरिटी चेंज हुई तो पोलैरिटी चेंज होने पर ये अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया और बाहर की तरफ क्या हो गया बताइए? निगेटिव हो गया। ठीक है? तो ये जो सर्किट बना पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, फिर ये हमारे सिंबल क्या जाएंगे? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। क्लियर? यानी हमेशा डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स आउटसाइड दिस क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। कहां से कहां एक्सोलेमा में बताइए? बी टू ए। ठीक है? यहाँ पे अगर ए लिखा होगा, यहाँ पे बी लिखा होगा, आउटसाइड कहां से कहां बताइए? बी टू ए। और अंदर की तरफ क्या होगा बताइए? ए टू बी। समझ आ रही बात? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एनसीईआरटी ने जो भी बात लिखी है बी टू ए टू बी, बी टू ए टू बी, सब इसी के लिए लिखी है। समझे बात? नर्व इंपल्स का कंडक्शन इसी को हम कहते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए? पोलैरिटी चेंज होगी। ये हमारे पास पोलैरिटी कैसी हो जाएगी? माइनस। ये कैसी हो जाएगी? प्लस। क्लियर? ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। क्लियर? यानी हम यहाँ पे अगर x बोल दे, यहाँ पे y बोल दे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन एक्सोलेमा? नर्व इंपल्स का कंडक्शन का डायरेक्शन कहां से कहां? x से। अब हमें बताइए कि नर्व इंपल्स का कंडक्शन आउटसाइड द एक्सोलेमा। खत्म चैप्टर। मतलब समझ रहे हो? टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब समझ में आया? ये डायग्राम अक्सर किसी को समझ में नहीं आएगा जिस हिसाब से ये समझाया है। क्लियर? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्या बोलती है? एक फैक्ट बातें बताइए कहां से कहां मूव होना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीजें पढ़ेंगे, नर्व इंपल्स का कनेक्शन। ठीक है? एक्शन पोटेंशियल जो हो रहा है वो बी टू ए, साइड ए टू बी, ये जो सीक्वेंस हो रही है वही रिपीट हो रही है। क्लियर? आप पढ़ेंगे तो वही बातें लिखी गई हैं। चलिए अब लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिएगा। क्लियर? आराम से जल्दी फोटो कॉपी करिए।